नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है पूछता है रेलवे, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10वां वीडियो इस सीरीज़ का। इसके पहले 9 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ इस सीरीज़ के। जो भी बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनके लिए हमने 50,000 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिफरेंट सीरीज चला रहे हैं हमारे चैनल पर, उसी के अंतर्गत ये वाली भी एक स्पेशल सीरीज़ है पूछता है रेलवे, जिसका ये 10वें नंबर का वीडियो है। ये मान लीजिए कि इसमें अगर आपने इन जितनी भी सीरीज़ को फॉलो कर लिया तो ये मानिए कि एनटीपीसी में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको 40 में से 40 नंबर आ सकते हैं पूरे पूरे, और ग्रुप डी में 50 में से 50 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी के अंतर्गत सभी जीके जीएस और करंट अफेयर्स सभी के क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम 10वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट फटाफट ज्वाइन कर लीजिए वीडियो को। आज मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी बच्चे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जिस भी तरह से हमारा वीडियो देखते हैं, सभी बच्चों के कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो ही सीखेंगे आप क्वेश्चन, नहीं तो कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन आंसर देखने का। तो चलिए आज का हमारा 10वें नंबर का वीडियो है पूछता है रेलवे फॉर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम 2020 को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जल्दी से कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतनी जल्दी इस वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये वाली, और 50,000 क्वेश्चन आपके ही जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे एग्जाम के पहले पहले। तो चलिए आज का हमारा 10वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है, बताएंगे। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण इनमें से कौन करता है, बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए वाला, इंडियन इकोनॉमी। चलिए तो इसका सही तरह देखते हैं। ऑप्शन और राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब आरबीआई। कमेंट बॉक्स में सभी लिख दीजिए आरबीआई क्या करता है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है, बताएंगे। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय पर पद पर बना रह सकता है, तो सिर्फ 6 माह तक। कब तक बना रह सकता है? 6 माह तक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इंडियन पॉलिटी का, नोट करना, कमेंट बॉक्स में लिख लेना 6 माह तक, ठीक है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है, बताइए दोस्तों क्या माना जाता है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता एवं शिक्षा आदि को क्या माना जाता है, तो नोट करना है, माना जाता है इसको मानव पूंजी। क्या माना जाता है? मानव पूंजी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में नोट कर लेना, मानव पूंजी माना जाता है इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है, कुछ बताना। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है, तो कहा जाता है दोस्तों विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में नोट करना सभी, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, बताएंगे। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है दोस्तों, नोट करना कमेंट बॉक्स में सभी, टिश्यू कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है, बताएंगे। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है, तो नोट कीजिए ऑप्शन नंबर से राइट आंसर राज्यपाल। कमेंट बॉक्स में सभी नोट करें, कौन रह सकता है अपने पद पर? राज्यपाल रह सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति की जब तक मर्जी होती है, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि कौन किस राज्य का राज्यपाल होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है, बताएंगे दोस्तों। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है, तो नोट करना इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ज़्यादा प्रदूषक हानिकारक होता है, कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। सभी लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा, बताएंगे। कैलकुलेट कीजिए फटाफट। अगर एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा, बताएंगे।
वेरी गुड। तो नोट कीजिएगा तापमान होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। कितना होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। सबको सूत्र फार्मूले कंटेस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको एक बार इस पे स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। कुछ जितने भी फार्मूलेज होते हैं साइंस के अंतर्गत जिसमें कन्वर्ट किए जाते हैं सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट टू केल्विन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विधान परिषद को समाप्त करने वाले आखिरी राज्य कौन सा बताएंगे? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर तमिलनाडु। सबसे आखिरी में कहां पर विधान परिषद समाप्त हुई थी? तमिलनाडु में। नोट कीजिए कमेंट बॉक्स में सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, बताएंगे किसके द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक? वेरी गुड। तो नोट कीजिएगा ये जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे यूएनडीपी। क्या किया जाता है? मानव विकास सूचकांक इसके द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, बताएंगे? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये लिपि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर खरोष्ठी लिपि। नोट करना कमेंट बॉक्स में, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश इनमें से कौन सा? बच्चों बताना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश इनमें से कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो इसका सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर अर्जेंटीना। कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे अर्जेंटीना, जो कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है। हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, ठीक है, जिससे कि आपको याद होते जाएंगे क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है, बताएंगे? सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो नोट करना ऑप्शन में राइट आंसर कोयला तथा जिप्सम की। किसकी? कोयला तथा जिप्सम। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा, बताएंगे? भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो वे थे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन से राष्ट्रपति थे हमारे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए अगला प्रश्न की, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, बताएंगे? एक वृक्ष की आयु का पता इनमें से किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जो उसके वार्षिक वलयों की गिनती कर मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। उसके वार्षिक वलयों की गिनती कर एक वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताएंगे? साबुन को जल में घोलने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा। साबुन को जल में घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, बताएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नोट कीजिएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर CaCO3 MgCO3। नोट कीजिए डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 MgCO3। कमेंट बॉक्स में सभी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डोलोमाइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बताएंगे? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? वेरी गुड। तो नोट कीजिएगा ऑप्शन में राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। कमेंट बॉक्स में सब लिखिए भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने वाले को क्या कहते हैं, बताएंगे? बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? तो नोट करना, इसे कहा जाता है पार्थिनोकॉर्पी। क्या कहा जाता है? पार्थिनोकॉर्पी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कमेंट बॉक्स में नोट करना, क्या कहा जाता है? पार्थिनोकॉर्पी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे, बताएंगे? केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो नोट कीजिएगा करों से संबंधित है। किससे संबंधित है केलकर टास्क फोर्स? करों से संबंधित। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही तो जाएगा। कमेंट बॉक्स में सब लिख देना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आर्किड्स में विलामेन जड़ें होती है, बताएंगे? आर्किड्स में विलामेन जड़ें होती है, बताएंगे? किसके लिए होती हैं आर्किड्स में विलामेन जड़ें? वेरी गुड। नोट करना, आर्किड्स में जो विलामेन जड़ें होती हैं वो होती है नमी अवशोषित करने के लिए। किसके लिए होती है? नमी अवशोषित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, बताएंगे?
वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे इनमें से कौन होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों ऑप्शन में राइट आंसर फंजाई। कौन से होते हैं? फंजाई होते हैं। कमेंट बॉक्स में नोट करना फंजाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं बताएंगे? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य थे? तो नोट करना ऑप्शन में राइट आंसर 30 सदस्य। कितने होते हैं? 30। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, हिस्टोरिया प्लेनेटोरियम पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार डिस्कस किया है प्रश्न, बताएंगे हिस्टोरिया प्लेनेटोरियम पुस्तक के लेखक किनमें से कौन है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो नोट कीजिए थियोफेस्टस। कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे हिस्टोरिया प्लेनेटोरियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों थियोफेस्टस। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कौन है? बताएंगे किस राज्य में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड। तो नोट करना ऑप्शन नंबर राइट आंसर पश्चिम बंगाल। कहाँ पर होता है सबसे अधिक जूट का उत्पादन? पश्चिम बंगाल में होता है। कमेंट बॉक्स में लिखे वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बताएंगे अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह इनमें से कौन सा था? तो ये थे शाह आलम द्वितीय। कमेंट बॉक्स में नोट करें सभी, कौन थे अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, सहकारिता कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? बताएंगे सहकारिता कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों अनुच्छेद 263 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 263। कमेंट बॉक्स में नोट करें, अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है, तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? बताएंगे उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? वेरी गुड। तो नोट करना ये रह जाएगा 140 दिनों के बाद। कितने दिनों के बाद? 140 दिनों के बाद। ठीक है, सिर्फ 0.25 ग्राम रह जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों टुंड्रा प्रदेशों के नाम से। जो विश्व के शीत मरुस्थल होते हैं उनको टुंड्रा प्रदेशों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही, तो कमेंट बॉक्स में लिखें टुंड्रा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ना, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताएंगे इमली नींबू इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है जो खट्टे होते हैं? वेरी गुड। तो नोट करना, इनमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिखेगा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील इनमें से कौन सी? बताएंगे VIMP क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो ये दोस्तों सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर लॉन्च की गई योजना का क्या नाम है? बताएंगे फटाफट कमेंट कीजिए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर लॉन्च की गई योजना का क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों STAR स्टार्स। कौन सी योजना है? STARS स्टार्स। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर्स का। मार्च 2019 में ये लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, ATP रैंकिंग में पुरुषों की रैंकिंग में किसे पहला स्थान मिला है? बताएंगे ATP रैंकिंग में पुरुषों की रैंकिंग में किसे पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर नोवाक जोकोविक को मिला है। किसको मिला है? नोवाक जोकोविक को मिला है ATP रैंकिंग में पुरुषों की रैंकिंग में। ठीक है, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो ये दोस्तों ऑप्शन राइट आंसर पेरू धारा। कौन सी धारा है वो? पेरू धारा। कमेंट बॉक्स में नोट करें सभी, पेरू धारा। अगला प्रश्न, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है? बताएंगे कौन सी है? कौन सी क्रिया है जो पौधों में होती है जिनमें क्रियाओं में जो उनका तापमान को कम कर सकती है? कौन सी क्रिया है वो जो उनके तापमान को कम कर सकती है? तो नोट करना, यह है वाष्पोत्सर्जन। कौन सी क्रिया है वो? वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस कार निर्माता कंपनी ने अगले वर्ष 1 अप्रैल से डीजल कारों की बिक्री बंद करने का फैसला किया है? बताएंगे
बताएंगे हाल ही में भारत में किस कार निर्माता कंपनी ने अगले वर्ष 1 अप्रैल से डीजल कारों की बिक्री बंद करने का फैसला किया है? तो ये है दोस्तों मारुति सुजुकी इंडिया। कौन सी है वो? मारुति सुजुकी इंडिया। अब ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये 2019 का है। वो अगले साल से उन्होंने बोला है कि लेकिन 2020 या 21 से करने वाले 20 से करने वाले थे, लेकिन किया है या फिर नहीं किया है इम्प्लीमेंट, इस पर थोड़ा सा संशय है। ठीक है, वैसे इन्होंने ये फैसला किया था कि अब ये डीजल कारों को बंद करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो नोट करना। सर एम विश्वेश्वरैया। किसके कौन है लेखक? किसके? सर एम विश्वेश्वरैया। कमेंट बॉक्स में नोट करें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? बताएंगे। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो ये दोस्तों ऑप्शन राइट आंसर प्याज। क्या होगा? प्याज होगा ये। ठीक है, इसकी खेती किस प्रकार की जाती है? पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो नोट करना ये दोस्तों ऑप्शन में से राइट आंसर 12,800 किलोमीटर। कितना होता है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास? 12,800 किलोमीटर। कमेंट बॉक्स में नोट कर लें। अगला प्रश्न की पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन इनमें से कौन सा है? बताएंगे। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन इनमें से कौन सा है? तो देखिए ये दोस्तों है संगठन नेरी। आपने बहुत नाम सुना होगा, NEERI। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है? बताएंगे दोस्तों। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, बताएंगे किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, नोट कीजिए, मक्का में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मक्का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखना, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? बताएंगे। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर इंदिरा गांधी। कौन हुई थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 6 इनमें जो ऑप्शन है उनमें कौन आएगा? इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ता धातु को मुख्यतः किस अयस्क से निकाला जाता है? बताएंगे। जस्ता धातु को मुख्यतः किस अयस्क से निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है दोस्तों ऑप्शन राइट आंसर जिंक ब्लेड से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? जिंक ब्लेड। नोट करना कमेंट बॉक्स में सभी, जिंक ब्लेड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताएंगे। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर। नोट करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो ये दोस्तों रबड़। जबकि गन्ना, तिलहन, कपास तीनों की खेती महाराष्ट्र में की जाती है, रबड़ की नहीं। ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? बताएंगे। फटाफट कमेंट करें। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है इनमें से? तो ये पुस्तक है पंचतंत्र। नोट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सी पुस्तक है वो? पंचतंत्र। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में लिखते जाना सभी। ठीक है ना, हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? बताएंगे। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो यह आया था दोस्तों हैंसोंग। आपने नाम सुना होगा, ये हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री है हैंसोंग, वो भारत आया था। ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही उत्तर है। नोट करना कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस राज्य में तवांग महोत्सव संपन्न हुआ है? बताएंगे। हाल ही में इनमें से किस राज्य में तवांग महोत्सव संपन्न हुआ है? वेरी गुड, तो नोट करना, ये संपन्न हुआ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है तवांग महोत्सव। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करना कमेंट बॉक्स में, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताएंगे। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इनमें से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो नोट करना दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन में राइट आंसर उष्णार्ध पतझड़ वन। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर? उष्णार्ध पतझड़ वन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, नोट करना कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, चलिए अगला प्रश्न ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी सिंपल है, सबको आंसर आना चाहिए, सभी कमेंट करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित दोस्तों कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। कमेंट बॉक्स में नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा? बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नोट करना, ये दोस्तों है एम्पियर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट है
एम्पियर। नोट करना कमेंट बॉक्स में सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है। देखिए तो निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, ये तीनों ही संविधान के एक अंग होते हैं, लेकिन योजना आयोग नहीं होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लेना कमेंट बॉक्स में सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, दोस्तों बताएंगे फटाफट कमेंट करके। वेरी गुड, तो नोट करना ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, प्राक्कलन समिति होती है। कौन सी समिति होती है, वो प्राक्कलन समिति जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता, जबकि सभी में होता है इन तीनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के एक स्टोर में 22 मिलियन वर्ष पुराने जानवर के जीवाश्म पाए गए, बताएंगे। हाल ही में इनमें से किस यूनिवर्सिटी के एक स्टोर में 22 मिलियन वर्ष पुराने जानवर के जीवाश्म पाए गए हैं। तो ये दोस्तों ओहायो यूनिवर्सिटी, ओहायो यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर हाल ही में एक स्टोर में 22 मिलियन वर्ष पुराने जानवरों के जीवाश्म पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जगह, ये मिले थे अप्रैल 2019 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन थे, बताएंगे। महापुरुषीय धर्म मतलब एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो नोट कीजिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, शंकरदेव थे। कौन थे, शंकरदेव। कमेंट बॉक्स में नोट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीआईएमपी, बहुत डीप क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको यही क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में और आपको याद रह जाएगा क्योंकि आपने नोट करा था कमेंट में, ठीक है। तो नोट करना भाग 9 के क में, भाग 9 क में के अंतर्गत भारतीय संविधान के जो भाग 9 का क है उसके अंतर्गत नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न ना, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है, बताएंगे। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट इनमें से कौन सा होता है, तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर, यूरिया। कमेंट बॉक्स में नोट करें कौन सा होता है, यूरिया होता है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946। कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे, भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, बताएंगे। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से इनमें से कौन सा देश जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ऑप्शन राइट आंसर, दक्षिण कोरिया। कमेंट बॉक्स में नोट करें दक्षिण कोरिया, जो कि हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी, बताएंगे। पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी दोस्तों लोथल में। नोट करना कमेंट बॉक्स में कहाँ पर हुई थी, खोज लोथल में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, बताएंगे कहाँ पर पड़ती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है, तो ये पड़ती है ऑप्शन राइट आंसर, भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, भूमध्य रेखा। कमेंट बॉक्स में नोट करिए भूमध्य रेखा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ, बताएंगे। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों वर्गीय मताधिकार के आधार पर। नोट करना कमेंट बॉक्स में किस आधार पर हुआ था, वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है, तो मैंने आपको जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें बताया था चिली देश। चिली देश आता है जहाँ की सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश का नामक समाचार पत्र शुरू किया, बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया, तो ये क्या था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चों को पता था। नोट करना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। अगला प्रश्न देखिए, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, बहुत बार डिस्कस किया है, आना चाहिए। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, लेपिडेट क्वेश्चन है वाला, तो नोट करना लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, लेपिडेटेरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, बताएंगे। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, तो ये जोड़ता है दोस्तों म्यांमार से। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, बताएंगे।
किन कारणों के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो देखिए, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर भी कर सकते हैं, बाहरी आक्रमण के आधार पर भी कर सकते हैं, युद्ध के आधार पर भी कर सकते हैं। मतलब उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। सभी कारणों के आधार पर राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है बताएंगे? मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? वेरी गुड, तो नोट करना, समचतुष्फल की होती है। किस प्रकार की होती है मीथेन अणु की आकृति? समचतुष्फल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? फटाफट बताएंगे, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन में राइट आंसर वीवी गिरी। कौन थे भारत के चौथे राष्ट्रपति? वीवी गिरी। कमेंट बॉक्स में नोट करना, लिख देना फोर्थ प्रेसिडेंट वीवी गिरी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताएंगे गलत जोड़ी कौन सी है इनमें से? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, हम सही जोड़ियों को चुन लेते हैं। देखिए, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी, लेकिन सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नहीं कहलाती है। ठीक है ना, सब्जियों की खेती कोई हार्टिकल्चर, ये बागवानी अलग, ये अलग चीज आती है हार्टिकल्चर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। ठीक है, ये गलत जोड़ी है, बाकी सभी सही जोड़ी है। यहाँ पर दे रखा था कौन सी खेती और उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 की में अंग्रेजों से संघर्ष किया? बताएंगे इनमें से किसने 57 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो ये किया था दोस्तों शहादत खान ने। किसने किया था? शहादत खान ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से? बताएंगे नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध इसमें से किसके पुनर्गठन से है? तो ये दोस्तों बैंकिंग संस्थानों के पुनर्गठन से। नोट करना कमेंट बॉक्स में, बैंकिंग संस्थानों के पुनर्गठन से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक मतलब अधिवेशन बुलाए गए हैं? बताएंगे स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार स्वतंत्र बैठक मतलब अधिवेशन बुलाया गया है? तो ये सिर्फ हुआ दोस्तों 3 बार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? बताएंगे कौन सा संवैधानिक संशोधन था? वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मतलब मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। तो ये था दोस्तों 71वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही। तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना 71वें संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? बताएंगे गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये थी राजतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, राजतंत्रात्मक। कमेंट बॉक्स में लिख लेना, गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक प्रकार की थी। अगला प्रश्न है, कीटों में कितनी टांगे होती है? बताएंगे कीटों में कितनी टांगे होती है? तो नोट करना, ये होती है दोस्तों कीटों में 3 टांगे होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, कीटों में 3 टांगे होती है। अगला प्रश्न है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं? क्यों माने जाते हैं? क्यों माने जाते हैं विषाणु निर्जीव माने जाते हैं? क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसलिए इनको निर्जीव माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है? बताएंगे किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में। सबको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? दोस्तों अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। हर स्टूडेंट को लाइक करना चाहिए। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतनी जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं। पूरी तरह से मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि आपको कभी भी वीडियो की कमी नहीं होगी, इसलिए जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, इस वीडियो का आज ये 10वें नंबर का वीडियो चल रहा है, पूछता है रेलवे का। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए 50,000 क्वेश्चन की सीरीज है ना, उसके अंदर इसलिए लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। कुछ बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया। ठीक है, देखिए तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर, विट्ठल भाई पटेल। क्या होगा उसका उत्तर? विट्ठल भाई पटेल। तो दोस्तों आज का हमारा 10वें नंबर का वीडियो भी कंप्लीट हो गया है, पूछता है रेलवे का। अगर आपको सीरीज पसंद है लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। लाइक और शेयर दबा के कीजिए, जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतने जल्दी नेक्स्ट पार्ट आते जाएंगे। और जो नए बच्चे आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। कुछ बच्चों की कंप्लेन थी कि नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट नहीं करेंगे कैसे आएंगे? इसलिए ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना बेल आइकन दबाने के बाद। ठीक है, वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।